मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 16 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। रात को मैं खीर खाकर सो गया। रात को मुझे कुछ गरम गरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी ने उस रात, मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में थी। बार बार मुझसे कहती, राजेश मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 24 साल थी। मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर पर काम कर रहा था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी और पर नहीं करती थी। इसीलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो राजेश, अपनी बेटी रूपाली को मैं घर में ही छोड़े जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में रूपाली 16 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही तो मैं दंग सा रह गया था। वो मुझे कैसे ये बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी रूपाली के कमरे में ही सोओगे। ये बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये ठीक नहीं है। वो कहने लगी, राजेश, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम रूपाली के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी भी मायने से सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं रूपाली के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था, और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने मालकिन को फूलों से भी ज़्यादा सहेज कर रखा था। बहुत प्यार करते थे वो मालकिन से। लव मैरिज थी दोनों की। एक साथ बहुत खुश थे। रूपाली के पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे में पगली बनकर फिरती थी। दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब रूपाली पैदा हुई, पहले तो मालकिन बहुत रोई थी मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल रूपाली के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। आज 14 साल का वक्त गुजर गया है। मालकिन ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। घर में बहुत सारे नौकर थे, लेकिन मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने भी कहा कि वो भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। ये सुनकर पहले तो रूपाली ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेले यहाँ नहीं रहेंगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन अभी जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी वो बात मुझे सही नहीं लग रही थी। मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझा कर तीर्थ यात्रा पर चली गई, और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून से सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें
सामने शीशे के टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रूपाली हॉल में आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, राजेश के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही लगाऊंगी कि कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार के बैठे थे। ये सुनते ही मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले का वास्ता मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड में रख दिया। रूपाली माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये न समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वो घर पर नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी मेरी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वो मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं लाएगा और ना ही कोई दूसरा नौकर लाएगा। चाय का कप लेकर नौकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। मैं उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वो बड़े मजे से रूपाली पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो रूपाली कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। ये सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से रूपाली की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वो कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। रूपाली बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त गहरा अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वो 16 साल की थी लेकिन मैं तो 16 साल का न था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वो नौकरानी को रूपाली के साथ सुलाती। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि रूपाली नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि रूपाली को ड्राइवर के साथ अकेला मत भेजना, इसलिए जब रूपाली तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं ड्राइवर के साथ जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रूपाली को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं नहीं चाहूँगा ड्राइवर भी रूपाली को स्कूल से लेने नहीं जाएगा और ये मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी कि 12 बजे रूपाली की छुट्टी होनी थी और अभी 2 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे रूपाली की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुना ही था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, वो मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बना कर गई हैं, तो उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी कि सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे।
बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ रूपाली ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों आए हो? रूपाली गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी। बस अपनी बातों में बिजी थे ये सब। ये देखकर तो मेरा सिर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला के रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं रूपाली के कमरे में गया तो वो तेज आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी रूपाली के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है? तो वहाँ फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वो देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस हॉल में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि कौन था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझा, मैं रूपाली के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी तो रूपाली शायद नींद में डर गई थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, माँ मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पे अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ रूपाली के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर मैं इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ाऊं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं रूपाली के कमरे में ही सोने लगा था। दूसरे दिन सब कुछ सामान्य था। रात के खाने में बावर्ची ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो खीर खा ली और रात को रूपाली के कमरे में चला गया। इस रात वाकई में मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त रूपाली कभी नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो रूपाली वहाँ पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वो हाल था कि काटो तो खून न निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब है। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि कल मैंने एक आदमी देखा था जो रूपाली के कमरे के बाहर से वो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची रूपाली के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और उसमें साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची रूपाली के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही हम उस गाड़ी तक पहुंचे वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा
कि एक बार बावर्ची मुझे इस जगह पर लाया था जहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वो बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने रूपाली को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी में बैठा रखा था। वो बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी थी। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए रूपाली मेरे गले से लग गई। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दूसरे दिन मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन रूपाली को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही रूपाली की तरफ। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई और रूपाली दोनों हाथों से ताली बजाकर नाचने लगी। उसे सुरक्षित और खुश देखकर मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।